सेप्सिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर वेद ने बोली कि एंटीबायोटिक कारगर नहीं है और उसके लिए केवल डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा नहीं। उसके लिए बहुत हद तक जो पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसमें जो एंटीबायोटिक का हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। जो डॉक्टर अब्दुल ने बोला कि कम्युनिटी से जो पेशेंट आ रहा है वो भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग तो मिसयूज़ करते ही हैं, उसके साथ में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, स्पेशली पोल्ट्री इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज है और वहाँ से जो बैक्टीरिया निकलता है उसी को हम ग्रहण करते हैं और उसके बाद हमारा इन्फेक्शन नॉन क्यूरेबल टाइप का होता है। तो गवर्नमेंट को इस मामले में इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि हम अपने खाने की चीज़ों को जो पोल्ट्री में हम यूज़ करते हैं कि हमारा चिक अच्छा हो, हमारा जो चिकन होगा वो अच्छा चिकन हो, अच्छा हेल्दी हो, उसके लिए एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करें। अगर हम ये करते रहेंगे तो हम कभी भी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पहचानना होगा कि किस पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है, किसको नहीं देनी है, क्योंकि दोनों के लक्षण सेम हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल हो या नॉन वायरल बैक्टीरियल हो। जैसे पेनिसाइटिस हुआ एक पेशेंट को, उसको फीवर होगा, उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी, उसका बीपी कम होगा, लेकिन उसमें हमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना है। अगर हम ये एंटीबायोटिक मिसयूज़ करेंगे, हमें पता है वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, तो हमें एंटीबायोटिक नहीं देना है, रेजिस्ट करना है अपने आप को कि एंटीबायोटिक नहीं देना है। दूसरा, एंटीबायोटिक यूज़ करने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो तरीके के रेजिस्टेंस है। एक ही बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक मिसयूज से रेजिस्टेंस हो रहा है, एंटीबायोटिक मिसयूज से रेजिस्टेंस हो रहा है, केवल ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जब से पैदा हुए तब से वो उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। एक होता है एक्सट्रिंसिक, जो बाहर से हम जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, वो कभी सेंसिटिव थे ही नहीं उसकी, हम ऐसी एंटीबायोटिक अगर उस बैक्टीरिया को देंगे तो वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और ये हमें पता होना चाहिए कि ये वाला बैक्टीरिया किस ड्रग को इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट है, मतलब ये काम नहीं करेगी, अननेसेसरी उसको देने का कोई फायदा नहीं। तो हमें ये चीजें जरूर समझनी होंगी। दूसरा, कब हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है और कब हमें एंटीबायोटिक बंद करनी है। हमारा कल्चर आ गया, जो डॉक्टर वेद ने बोला कि 3 या 4 दिन में हमें कल्चर की रिपोर्ट मिल गई, लेकिन हम एंटीबायोटिक को चेंज नहीं करते। सर हमारा पेशेंट को इसी एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड किया है, सर इसी को चलने दी, तो आपको एंटीबायोटिक को डाउनग्रेड करना है कि जो बैक्टीरिया सेंसिटिव आया है उसमें कौन सी मिनिमम एंटीबायोटिक उसके लिए इफेक्टिव है, वो एंटीबायोटिक देनी है, ना कि जो आपने मैक्सिमम दी थी, क्योंकि आपने जब आपको पता नहीं था जब आपने दी थी, तो जो मिनिमम एंटीबायोटिक है वो हमें देनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक डी-एस्केलेशन, मतलब हमें टाइमली एंटीबायोटिक को कम करना। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आज की डेट में बहुत कॉमन है कि हम 3 दिन तक वेट करने की अब ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब हम लोगों ने प्रिसीजन मेडिसिन के माध्यम से उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए 6 से 8 घंटे में हमें बैक्टीरिया पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया है, उसमें कोई जेनेटिक रेजिस्टेंस है तो वो हमें पता चल जाता है, हम उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक को जल्दी चेंज कर सकते हैं। हमें हर बार 3 दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आईसीयू में अगर इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है तो हमारे लिए नर्सेज और पैरामेडिकल की कंटिन्यूअस एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू कि हम एंटीबायोटिक मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होता है आईसीयू में वो यूजुअली हमारे द्वारा ही, मतलब हमारा या हमारा स्टाफ जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, तो हमें उसकी ट्रेनिंग बार बार करने की जरूरत है। धन्यवाद।